नमस्कार साथियों। आज की हमारी कहानी है बदबू और इसके लेखक हैं शेखर जोशी। इसको भी MHT 11 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जैसा कि नाम से ही थोड़ा बहुत स्पष्ट हम देख सकते हैं, कहानी का नाम है बदबू। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कहानी होगी, हम ये सोच सकते हैं कि जहाँ बदबू आती है। कहानी को पढ़ने से पहले और इसके बारे में विस्तार से बातचीत करने से पहले हम एक बात पर विचार करते हैं। मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है या आसपास कुछ गलत हो रहा है और वो गलत मैं जब देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा आता है साथ साथ मैं उसका विरोध भी करती हूँ और देखती हूँ कि मेरे विरोध करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और ऐसा ही लगातार चल रहा है। लेकिन बार बार जब जब वो गलत होता है तब तब मेरे मन में एक विद्रोह की भावना उठती है और मैं उसका विरोध करती हूँ। पर लगातार ऐसा करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब हम विरोध करना बंद कर देते हैं। जब भी कुछ गलत होता है तो हम देखते हैं, देखने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और चुपचाप रहते हैं। लेकिन जो प्रतिक्रिया हम बोलकर नहीं देते हैं वो अंदर ही अंदर हमारा मन देता रहता है। फिर बहुत सालों के बाद इसी तरह की प्रक्रिया चलती रहती है और एक समय ऐसा आता है जब उस गलत के साथ हम समझौता कर लेते हैं। हमें लगता है कि उसका विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला, मन ही मन परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला, क्यों ना जो गलत है उसको स्वीकार कर लें। और जब हम उस गलत को स्वीकार कर लेते हैं तो हम जीवित होते हुए भी मुर्दा बन जाते हैं, जिंदा लाश हम अपने आप को कह सकते हैं। इसी विचार के साथ हम इस कहानी की विषय वस्तु में प्रवेश कर सकते हैं। बदबू कहानी दलित विमर्श की कहानी है। बदबू कहानी में शेखर जोशी ने बड़ी ही खूबसूरती से कामगारों की समस्या को, कारखाने में काम करने वाले लोगों की समस्या को उजागर किया है और साथ में यहाँ कहीं ना कहीं दलित विमर्श को भी यहाँ पर उजागर किया है। बदबू कहानी में कारखाने में काम करने वाले लोगों के जीवन का चित्रण हम देखते हैं। कारखाने में मजदूर, मिस्त्री, सर्चमैन, फोरमैन, चौकीदार, साहब, सभी तरह के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन कारखाने में काम करने वाले इन सभी लोगों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार होता है और ख़ास तौर पर अगर कोई व्यक्ति नीची जाति का है, कोई दलित है, तो उसके बाद तो हम स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मजदूरों की ज़िंदगी, उनके हादसे, उनकी पारिवारिक स्थितियाँ आदि सभी का कुशलतापूर्वक अंकन शेखर जोशी ने बदबू कहानी में किया है। व्यवस्था का दमन, उसके प्रति मजदूरों के प्रतिकार की कोशिश और इस प्रतिकार को कुचलने हेतु व्यवस्था का दमन चक्र और आखिर में सबल व्यवस्था के प्रतिकारी की अकेले रह जाने की नियति ने इस कहानी को अद्भुत व अनोखा बना दिया है। वास्तव में बदबू कहानी जिजीविषा और संघर्ष का प्रतीक है। कहानियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती हैं, कहानियों में संवेदना होती है। कहानी अपने प्रतीकात्मक अर्थ को स्पष्ट करती है। अगर हम सिर्फ कहानी को पढ़ते हैं और शाब्दिक अर्थ को ही समझ पाते हैं तो कहानी का उद्देश्य हम नहीं समझ पाते हैं। बदबू कहानी में जो कहानी है वो तो हमें समझ आ ही जाएगी शाब्दिक तौर पर, लेकिन जो गहरी संवेदना है, जो गहरी समस्या की ओर यहाँ पर शेखर जोशी जी इशारा कर रहे हैं, अगर उसको ना समझे तो कहानी का उद्देश्य हम समझ नहीं पाएंगे। जब तक हमें बदबू महसूस हो रही है, बदबू को हम अनुभव कर रहे हैं, यानी कि संघर्ष की संभावना हमारे अंदर बची हुई है। ये बदबू जीवन की संभावना और मानवीय संवेदना के बाकी रहने का संकेत है। किंतु पूंजीवादी ताकतें जीवन की संभावना और मानवीय संवेदना को इस तरह से कुचल देती है कि बदबू के रहते हुए भी कारखानों में काम करने वाले लोगों को एक समय के बाद वो बदबू महसूस नहीं होती है। और बदबू का महसूस ना होना सबसे खतरनाक बात हम कह सकते हैं, क्योंकि वे व्यवस्था के कृतदास, वस्तु या कामकाजी जानवर में परिवर्तित हो चुके होते हैं। अब उनमें संवेदना नहीं बचती है। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के नाम पर, अपनी आजीविका को चलाने के नाम पर सिर्फ काम करते हैं, मशीनों की तरह काम करते हैं। उनमें भावनाएं मर जाती हैं। कोई भी कारखाने में काम करने वाला मजदूर जब शुरू में आता है तो उसको ये बदबू बहुत तेज महसूस होती है। वो कहीं ना कहीं इस बदबू से इतना बेचैन हो जाता है कि वो आम जीवन नहीं जी पाता है। लेकिन जैसे जैसे वो काम करता जाता है, लोगों से बातचीत करता जाता है, तो उसको लगता है कि बाकी लोग जो है उनको बदबू आती ही नहीं है और जो नया व्यक्ति कारखाने में काम करने आया है उसको वो बदबू कितनी तेज महसूस हो रही है कि बार बार हाथ धोने से, यहाँ तक कि केरोसिन तेल डालने से भी वह बदबू नहीं जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब दिन भर मशीन की तरह काम करने के बाद, थकान से चूर होने के बाद, कारखानों में काम करने वाले उन नए मज़दूरों को अपने हाथ से बदबू नहीं आती है। और हाथ से बदबू नहीं आना यही सबसे बड़ी
दुख की बात है, क्योंकि जब जब हमें गलत हो रहा है और वो गलत लगता है, यहाँ तक तो सही है, क्योंकि जब तक हमें वो गलत नहीं लगेगा तब तक हम उसको सही करने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्रांति की शुरुआत नहीं हो सकती। जब हम ये मान लेंगे कि ये गलत हो ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएंगे, विद्रोह कैसे करेंगे, क्रांति कैसे लाएंगे, बदलाव कैसे लाएंगे। शेखर जोशी ने इसी संदर्भ में बदबू शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट किया है कि बदबू उस गली सड़ी व्यवस्था से उठने वाली गंध है जिसे समाप्त किया जाना आवश्यक है। बदबू जब तक महसूस होती है, व्यक्ति में विरोध, संघर्ष और व्यवस्था के प्रति समझौते की भावना नहीं होती। इसलिए नौजवान को दूसरी बार बदबू अनुभव करने पर खुशी होती है। वह सारी परेशानियों के बावजूद हारा या झुका नहीं है। अभी भी उसको बदबू आ रही है अपने हाथों से, यानी कि अभी भी उसके मन में विरोध और ये क्रांति जीवित है। और जब तक ये भावना प्रतिकार की जीवित है, तब तक उसको समाप्त करने के लिए, उस अन्याय और अत्याचार से दूर होने के लिए हमारे मन में एक उम्मीद, एक आशा की किरण जीवित रहती है, और वही हमारे जीने का सहारा भी हम कह सकते हैं। किसी भी बुराई को जड़ से मिटा देने के लिए इस उम्मीद का होना आवश्यक है। आइए विस्तार से कहानी को पढ़ते हैं। कहानी बदबू, लेखक शेखर जोशी। एक साथी ने उसकी परेशानी का कारण भांप लिया। ऐसे नहीं उतरेगा मास्टर, आओ तेल में धो लो। ऐसा कहकर उस साथी ने उसे अपने साथ चले आने को संकेत किया। एक बड़े टब में घटिया किस्म का केरोसिन तेल रखा हुआ था। दोनों ने अपने हाथों को कुहनी कुहनी भर उसमें डुबोकर मला। अब हथेलियों और बाहों में लिपटी सारी चिकनी कालिक धुल गई थी, परंतु उसे लगा जैसे दोनों बाहों में अदृश्य चींटियां रेंग रही हो। केरोसिन तेल की गंध के कारण उसका जी मिचला उठा। इस खीज और गंध से मुक्ति पाने के लिए वह नल की ओर चल दिया। अंतिम सायरन बज चुका था। पानी के प्रत्येक नल पर 20 कामगार घिरे हुए थे। कुछ लोग हाथों में साबुन मल रहे थे और शेष मल चुकने पर हाथों को पानी से धोने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखकर सबकी अजनबी निगाहें उसकी ओर लग गई। एक दो मजदूरों ने सौजन्य प्रदर्शन के लिए अपनी बारी आने से पहले ही उसे पानी लेने को बढ़ावा दिया। किंचित संकोच के बाद उसने आगे बढ़कर पानी ले लिया। यहाँ पर बाकी लोगों ने उसको अपनी लाइन से आगे पानी लेने के लिए क्यों बढ़ावा दिया? क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये एक नया कर्मचारी है, एक नया मजदूर है, और इसको उतनी ही बदबू आ रही होगी जितनी हमें पहली बार आने पर महसूस हुई थी। वो उसके दुख को समझते हैं। लेकिन अभी जो बाकी के मजदूर हैं, जो बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको बदबू आना बंद हो गई है। वो इस बदबू के आदी हो चुके हैं। किंचित संकोच के बाद उसने आगे बढ़कर पानी ले लिया। ये संकोच स्वाभाविक था। अपनी बारी आने से पहले पानी लेने का प्रयत्न करने वालों को उत्साहित करने की इच्छा किसी के मन में न थी। ये वह 2 क्षण पहले विभिन्न स्वरों में सुन चुका था, परंतु उसे पानी लेते देखकर किसी ने आपत्ति नहीं की। एक बार हाथ अच्छी तरह धो लेने पर उसने उन्हें नाक तक ले जाकर सूंघा। केरोसिन की गंध अभी छूटी नहीं थी। दोबारा साबुन से धो लेने पर भी उसे वैसी ही गंध का आभास हुआ। फिर एक बार और साबुन जेब से निकालकर उसने हाथों में मलना शुरू कर दिया। घासी रस ले लेकर एक किस्सा सुनाने लगा और सारा समूह अपनी व्यस्तता भूलकर उसकी बात सुनता रहा। एक गांव के मेहतर की लोंडिया थी। उसकी शादी हुई शहर में। जैसा तुम जानो, गांव के मेहतरों को तो कभी गंदा उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नई नई शहर में गई तो दिन रात नाक चढ़ाकर अपने खसम से कहा करे, बदबू आती है, बदबू आती है। मालिक क्या करता? उसकी खातिर पेशा तो छोड़ नहीं सकता था। धीरे धीरे लोंडिया भी काम पर जाने लगी। 6 महीने के बाद मेहतर की सासू शहर देखने आई। रास्ते में ही हाथ में झाड़ू बाल्टी लिए बेटी मिल गई। माँ पहले तो लाड से बेटी से गले मिली और फिर नाक पर आंचल रख लिया। बेटी ने पूछा, ए अम्मा, नाक मुंह क्यों बंद कर लिया? माँ बोली, बेटी बदबू आती है। बेटी अचंभे से बोली, कैसी बदबू? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम देती। नल के इर्द गिर्द घिरे हुए सभी कामगारों के थके चेहरों पर उसकी बात सुनकर हंसी खिल गई। घासी ने ही फिर बात को स्पष्ट किया। ये भाई भी अभी हाथ नाक पे ले जा जाकर सूंघ रहे थे, तभी किस्सा याद आया।
तो वहाँ आसपास जो कर्मचारी हैं वो इस नए कर्मचारी की परेशानी को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका ध्यान भटकाने के लिए घासी यहाँ पर एक किस्सा सुनाता है कि एक लड़की होती है और वो गांव से आती है, क्योंकि गांव में वो इस तरह का मैला उठाने का काम नहीं करती थी और उसको बदबू नहीं आती थी वहाँ पर। लेकिन शहर में जब वो यहाँ पर काम पर जाती है, उसका पति काम कर आता है तो उसको बड़ी बदबू आती है। लेकिन जब उसने काम करना शुरू कर दिया, उसी बदबू में काम करना शुरू कर दिया, तो कुछ समय के बाद वो बदबू उसके अंदर रच बस गई और उसको अब बदबू नहीं आती। बहुत दिनों के बाद जब उस बेटी की माँ मिलने आती है शहर में, तो उसको भी बदबू आती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बदबू वाला काम गाँव में नहीं किया था। तो यही किस्सा घासी साहब यहाँ पर सभी कर्मचारियों को सुना रहे हैं और सभी हंस रहे हैं, क्योंकि ये उनकी समस्या है। समस्या बहुत गहरी है, लेकिन समस्या ऐसी है कि इसको दूर करना बहुत मुश्किल है, और दूर करना बहुत मुश्किल है तो हर रोज़ इस तरह से विरोध करना, हर रोज़ परेशान रहना, हर रोज़ अपने मन को मारकर जीवित रहना कहाँ तक उचित है। इसीलिए आसपास के सभी कर्मचारियों ने इस बदबू के साथ समझौता कर लिया। अब उनको इतनी बदबू नहीं आती। एक बार साबुन से हाथ धोने के बाद उनको लगता है हाथ साफ़ हो गए हैं, अब वो खाना खा सकते हैं। लेकिन जो नया मजदूर है वो बार बार हाथ धो रहा है, बार बार साबुन से हाथ धो रहा है, केरोसिन तेल की सहायता से भी उसने साफ़ किया है, और फिर भी नाक के पास ले जाकर अपने हाथों को देख रहा है कि उनमें बदबू आ रही है। पहले पहल हम भी ऐसे ही सूंघा करते थे, पर अब तो ससुरा पता ही नहीं लगता। कितनी बार तो साबुन नहीं मिलता, ऐसे ही पोंछ पाँच कर रोटी खाने बैठ जाते हैं। संकेत उसी की ओर था। परिहास के उत्तर में गंभीर हो जाना उसे उचित न लगा। सभी की हंसी में उसने अपना योग दे दिया, परंतु घासी की बात पर उसे आश्चर्य हो रहा था। तेल की ऐसी तीखी दुर्गंध को साबुन से छुटाए बिना आदमी कैसे भला चैन से रह सकेगा, इसका उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कपड़े बदलकर वह लाइन में जा खड़ा हुआ। इकहरी पंक्ति के प्रारंभ में हेड फोरमैन के साथ एक गोरखा सिपाही खड़ा था। प्रत्येक मजदूर अपनी रोटी का खाली डिब्बा खोलकर उसे दिखाता और फिर दोनों हाथ ऊंचे उठाकर तलाशी देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता। गोरखा सर्चर मजदूर की छाती, कमर और जेबों को टटोलकर आगे बढ़ जाने का संकेत कर देता। जल्दी घर पहुंचने की इच्छा रखने वालों को पंक्ति की धीमी गति के कारण झुंझलाहट हो रही थी। इसी झुंझलाहट में कभी कभी लोग पंक्ति में अपने से आगे व्यक्ति को ढकेल देते। बीच बीच में मोटा फोरमैन उनकी इस चालबाजी की ओर भद्दी अश्लील व्याख्या कर हंस देता था। उसे फोरमैन का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने सुना। पंक्ति में से ही कोई कह रहा था, फोरमैन जी बड़े रंगीले आदमी हैं। सम्मति प्रकट करने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो अब भी कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से फोरमैन की ओर देख रहा था, कि जैसे फोरमैन ने यह मजाक करके उन पर बड़ी ही कृपा कर दी हो। उसकी तलाशी देने की बारी आ गई थी। ठिगने सिपाही ने अपनी एड़ी उठाकर बड़ी कठिनाई से उसकी तलाशी ली। सिपाही के इस आयास को देखकर उसका मन हंसने को हुआ, परंतु मन पर अवसाद की धुंध इतनी गहरी छा गई थी कि वह हंस न सका। बड़े फाटक से पहले फिर इकहरी पंक्ति बन गई थी, परंतु इस बार पंक्ति के परले सिरे पर खड़ा हुआ सिपाही तलाशी नहीं ले रहा था, वरन ये देखने के लिए खड़ा था कि कोई भी व्यक्ति कटघरे में आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघे बिना न चला जाए। अन्य सभी मजदूरों की भांति वह भी आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघकर बाहर चला गया। पीछे मुड़कर उसने फिर एक बार कटघरे की ओर देखा। लोग अब भी एक एक करके कूदते हुए चले आ रहे थे। इस उछल कूद का प्रयोजन वह समझ नहीं पाया। गेट से बाहर निकलकर उसने अनुभव किया जैसे वह बंद कोठरी से निकलकर खुली हवा में चला आया हो। क्या आफत बना रखी है, अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। अनजाने में ही कहे गए ये शब्द साथ चलने वाले एक बुजुर्ग के कानों तक पहुंच गए थे। उन्होंने धीरे से अपनी राय प्रकट की। नए आए लगते हो, पहले पहले ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत सी पड़ जाएगी। आकाश की ओर उंगली उठाकर उन्होंने बात आगे बढ़ाई। उस नीली छतरी वाले का शुक्र करो कि यहाँ काम मिल गया। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग धक्के खाते फिरते हैं। हमारे पड़ोस का एक लड़का। बुजुर्ग अपने अनुभव की पोटली खोलकर बहुत कुछ बिखेरना चाहते थे, लेकिन उसका मन उसकी बातों में नहीं लगा। कनखियों से उसने उसकी ओर देखा। उस ऊपर वाले के एहसान का बोझ उठाते उठाते ही जैसे उनकी कमर टेढ़ी हो गई थी। वह चाल तेज कर आगे बढ़ गया। रास्ते भर उसके दिमाग में वही सब कुछ घूमता रहा जो वह दिन भर में देख सुन चुका था। घासी और उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आने पर वह सोचने लगा, क्या सच ही एक दिन वह भी सब कुछ सहने का आदी हो जाएगा और नीली छतरी वाले के एहसानों का बोझ उसकी कमर को भी वैसे ही झुका देगा। कारखाने में ये उसका पहला दिन था। फिर एक एक कर कई दिन बीत गए,
परंतु घुटन और अवसाद की छाया दिनों दिन बोझिल होती गई। शहर के बाहरी भाग में स्थित कारखाने की पहली सीटी पर प्रतिदिन कामगार लोग अपनी अपनी गृहस्थी छोड़कर हाथों में रोटी चबेना की पोटली या डिब्बा लटकाए अपनी सुध-बुध खोकर तेज कदमों से कारखाने की ओर चले आते। दिन भर कारखाने की खटर पटर में मशीनों और औजारों से जूझकर थकी लस्त देह वालों का ये काफिला सांझ के धुंधलके में अपने घरों की ओर चल देता। सर्दी, गर्मी, बरसात में कभी भी इस क्रम में कोई बाधा न पड़ती। कारखाने में अपने अपने अड्डे पर काम करते हुए लोगों को हर रोज सुबह से शाम तक एक ही स्थान में उन्हीं चिर परिचित मुद्राओं में देखकर उसे ऐसा लगता जैसे वे वर्षों से उन्हें उसी स्थान पर इसी रूप में देखता आ रहा हो। इस नीरस जिंदगी में कोई हलचल हो भी जाती तो उसका प्रभाव अधिक देर तक टिक नहीं पाता। तालाब के ठहरे हुए जल में कंकर फेंक देने पर जिस तरह क्षणिक हलचल होती है, वह प्रतिक्रिया वहाँ किसी नई घटना की होती। 1-2 दिन तक कारखाने में उस घटना की चर्चा रहती और फिर सब कुछ पूर्ववत शांत हो जाता। साथ ही कामगारों के चेहरों पर असहनीय कष्टों और दैन्य की एक गहरी छाप थी, जो आपस की बातचीत या हंसी मजाक के क्षणों में भी स्पष्ट झलक पड़ती थी। किसी प्रकार की नवीनता के प्रति सबके मन में एक विचिश शंका भाव जड़ जमाए बैठा रहता। शायद यही कारण था कि अचानक ही एक छोटी सी घटना के पश्चात उसके साथियों का व्यवहार उसके प्रति शंकालु हो उठा था। यो घटना कुछ विशेष नहीं थी। उस दिन कारखाने में हर जगह बीड़ी का तूफान मचा हुआ था। अबे हद हो गई यार, साला बुधुन सुलगती बीड़ी निकल गया। हम वही खड़े थे भाई, साहब ने मुंह खुलवाया, मुंह में नहीं थी। कमाल है, साले को सर्कस में जाना चाहिए। चीफ साहब के आदेश पर सभी मजदूर एक स्थान पर एकत्रित हो गए। साहब के निकट ही बुद्धन सिर झुकाए खड़ा था। उपस्थित समूह को नसीहत देते हुए साहब ने बताया कि किस तरह उन्होंने पीछे से जाकर बुद्धन को कारखाने के अंदर बीड़ी पीते हुए पकड़ा और किस प्रकार चतुराई से उसने बीड़ी मुंह के अंदर ही डालकर गायब कर दी थी। साहब बोले, कारखाने में इतनी कीमती चीज़ें पड़ी रहती हैं, किसी भी वक्त आग लग सकती है। एक आदमी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। हम ऐसी गलतियों पर कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। बुद्धन को कड़ी चेतावनी के साथ 1 रुपये का दंड देने की साहब ने घोषणा कर दी। तभी भीड़ में से किसी ने ऊंचे स्वर में कहा, साहब, आग तो सभी की बीड़ी सिगरेट से लग सकती है। सैकड़ों विस्मित आंखें उस ओर उठ गई जिधर से आवाज आई थी। साहब कुछ कहें इससे पहले वही व्यक्ति फिर बोला, अफसर साहबान तो सारे कारखाने में मुंह में सिगरेट दाबे घूमते रहते हैं। भीड़ में एक भयानक खामोशी छा गई। इस मुंहजोर नए आदमी की उदंडता देखकर साहब का मुंह तमतमा उठा। बड़ी कठिनाई से उसके मुंह से निकला, ठीक है, हम देखेंगे। और जाते जाते उन्होंने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी मुखाकृति को अच्छी तरह पहचान लेने का प्रयत्न कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने देखा 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। और 1 रुपये का जुर्माना कितनी बड़ी बात है। हालांकि हमें सुनने में इतनी बड़ी बात नहीं लग रही। ये कहानी बहुत पहले लिखी गई है और बहुत पहले 100 रुपये की, 1 रुपये की, 10 रुपये की बहुत कीमत होती थी। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 500 रुपये, 1000 रुपये हमें कुछ लगते हैं। 100 रुपये, 200 रुपये या फिर 1 रुपये तो कुछ भी नहीं लगता। चीफ साहब अपने चैम्बर की ओर चल दिए। भीड़ छंट गई। हवा में चारों ओर कानाफूसी के विचित्र स्वर फैलने लगे। बुद्धन की ओर से हटकर लोगों का ध्यान अब उसकी ओर केंद्रित हो गया था। उस दिन छुट्टी के बाद लौटते हुए 2-3 नौजवान उसके साथ हो लिए। प्रत्यक्ष रूप से किसी ने भी बीड़ी वाली घटना को लेकर उसकी सराहना नहीं की, यद्यपि उनके व्यवहार और उनकी बातों से उसे लगा जैसे उन्हें ये अच्छा लगा हो और वे उसके और अधिक निकट आना चाहते हो। कटघरे से निकलकर एक नौजवान बुदबुदाया, सालों का शक रहता है कि हम टांगों के साथ कुछ बांधे ले जा रहे हैं, इसीलिए अब ये उछल कूद का खेल कराने लगे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से उस नौजवान की सराहना नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि वे उसके साथ हैं, लेकिन मन में एक खुशी होती है कि कोई ना कोई तो है जो उनकी आवाज़ बनता है। क्योंकि सभी को लग रहा है कि यहाँ पर साहब जो कर रहे हैं बुद्धन के साथ वो गलत है, क्योंकि नियम सभी के लिए होते हैं। साहब अगर बीड़ी सिगरेट पी सकते हैं कारखाने में, तो एक कर्मचारी ने अगर बीड़ी पी ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इनका बस चले तो गेट तक हमारी नागा साधुओं की सी बारात बनाकर भेजा करें। दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया। खीर खाए बामणी, फांसी चढ़े सेक, नहीं देखा तो यहाँ आकर देख। छोटे साहब की गाड़ी के पिस्टन अंदर बदले गए हैं, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले वाले व्यक्ति ने आवेश में आकर कहा, चुप। दूसरे नौजवान ने फुसफुसाकर उसे टोक दिया। टेलीफोन जा रहा है। एक चुस्त चालाक आदमी उनके साथ साथ चलने लगा था।
तभी दोनों जवानों ने अपनी बीवियों के बारे में बातें शुरू कर दी। इस घटना के बाद कुछ लोगों की दबी दबी सहानुभूति पा जाने पर उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी अंधेरे बंद तहखाने में प्रकाश की हल्की किरण का आसरा उसे मिल गया। पर सभी कामगारों की आंखों में सहानुभूति का ये भाव नहीं था। अनेक सहकर्मी इस घटना के पश्चात उसके प्रति रूखा व्यवहार करने लगे थे और कुछ ऐसी भी आंखें थीं जिनमें अचानक ही ईर्ष्या और उपेक्षा की भावना उभर आई थी। ऐसी ही एक जोड़ा आंखें एक दिन छुट्टी के बाद मार्ग में बहुत दूर तक उसका पीछा करती रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे साथ में चलने वाला वह व्यक्ति उससे कुछ कहने के लिए अकुला रहा है। उन दोनों के साथ साथ मजदूरों का झुंड हाथों में थैला या टिफिन का खाली डिब्बा लटकाए चला जा रहा था। एक नई उम्र के शरारती कारीगर बीरू ने अपने से आगे चलने वाले अधेड़ उम्र के लालमणि के कुर्ते का पिछला हिस्सा उठाकर सिगरेट का खाली पैकेट फंसा दिया था। पीछे चलने वाली भीड़ लालमणि के कुर्ते की पूंछ नुमा बनावट और इस संबंध में उसकी अज्ञानता का आनंद ले रही थी। तभी किसी ने उसके साथ चलने वाले आदमी को लक्ष्य कर आवाज दी, नेताजी, जयराम जी की। साथ चलने वाले व्यक्ति की ईर्ष्यालु दृष्टि का रहस्य उसकी समझ में आ गया। उत्तर में नेता ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, कहा काहे शर्मिंदा करते हो भाई, अब तो कारखाने में बड़े बड़े नेता पैदा हो गए हैं, हम किस खेत की मूली हैं। जिस बात की उसे आशंका थी वही हुआ। शायद रात की सारी रिपोर्ट चीफ साहब के पास पहुंच गई थी। चपरासी ने साहब के कमरे का द्वार खोलकर उसे उनके सामने पहुंचा दिया। फिर वह पूर्ववत बंद हो गया। साहब ने अपने हाथों से स्टूल उठाकर बैठने के लिए आगे बढ़ा दिया और फिर नरमी से बोले, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, जमाना बुरा है, बाल बच्चे वाले आदमी को ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए साहब ने उसकी ओर देखा। उनके हाथ मेज पर बिछे कपड़े की सलवटों को सहलाने में व्यस्त थे। साहब की ओर देखकर इस प्रश्न का उत्तर उनकी आंखों में ही झांक कर पाने का उसका मन हुआ, परंतु काले चश्मे के अपारदर्शी शीशों के पीछे छिपी आंखों के स्थान पर केवल अंधकार घिरा हुआ था। ऐसा कोई खतरनाक काम तो मैंने नहीं किया साहब। उसने पेपरवेट के फूलों पर अपनी नज़र जमाकर उत्तर दिया, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कल रात तुम्हारे घर मीटिंग हुई थी या नहीं? मानसिक उत्तेजना के कारण साहब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोले, दो चार यार दोस्त बैठने के लिए आ जाएं तो उसे मीटिंग कौन कहेगा साहब। उसने बात का महत्व कम करने की कोशिश में मुस्कुराने का अभिनय किया। सुनो जवान, यार दोस्तों की महफिल में गप्पे होती हैं, ताश खेली जाती हैं, शराब पी जाती हैं, लेकिन स्कीमें नहीं बनती। इस बार स्वर कुछ अधिक सधा हुआ था। साहब, लोगों को मकान की परेशानी है, छुट्टियों का ठीक हिसाब नहीं, छोटी छोटी बातों पर जुर्माना हो जाता है। यही बातें आपसे अर्ज करनी थी। यही वहाँ भी सोच रहे थे। स्वर में दीनता थी, परंतु साहब के चेहरे पर टिकी हुई उसकी तीखी दृष्टि अनजाने में ही जैसे इस अभिनय को झुठला रही थी। तो यहाँ पर जो नया कर्मचारी है वो अपनी समस्याएं बता रहा है और जो साहब है उसको कितना डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर स्कीम बनाई जाती है विरोध की, प्रतिकार की, तो उनका पूरा ही जो शासन तंत्र है, पूरा ही जो शोषण तंत्र है वो हिल जाएगा। मैं कौन होता है जो तुम लोग मुझसे ये कहने के लिए आते हो? मैं भी तो भाई तुम्ही लोगों की तरह एक छोटा मोटा नौकर हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को मेज पर फैलाकर साहब ने कृत्रिम मुस्कान का ऋण लौटा दिया और अपनी कुर्सी पर अधिक आश्वस्त होकर बैठ गए। उनके सामने बैठे हुए व्यक्ति को ये समझौता स्वीकार न हुआ। कृत्रिमता के आवरण को पूरी तरह उतार कर दृढ़ स्वर में मैं बोला, तो जो हमारी बात सुनेगा उसी से कहेंगे साहब। एकाएक साहब बौखलाकर कुर्सी पर उछल पड़े। तुम बाहर की पार्टियों के एजेंट हो? ऐसे लोग ही हड़ताल करवाते हैं। मैं एक एक को सीधा करवा दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे गुट में कौन कौन है। आइंदा ऐसी ऐसी बातें मैं नहीं सुनना चाहता। वह चीफ के कमरे से निकलकर अपने काम पर लौटा तो मिस्त्री पास बिठाकर समझाने लगा, इस दुनिया में सबसे मेल जोल रखकर चलना पड़ता है। नदी किनारे की घास पानी के साथ थोड़ा झुक लेती है और फिर उठ खड़ी होती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ धार के सामने अड़ते हैं और टूट जाते हैं। साहब ने तुम्हारी बदली कास्टिक टैंक पर कर दी है। बड़ा ही सख्त काम है। अब भी साहब को खुश कर सको तो बदली रुक सकती है। उत्तर में उसने कुछ नहीं कहा, उठकर कास्टिक टैंक पर चला गया। टैंक पर काम करने वाले मजदूरों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसे ऐसे लगा जैसे कि वे लोग जानबूझकर उससे पृथक रहने का प्रयत्न कर रहे हों। पुराने पेंट और जंग लगे हुए सामान को कास्टिक में धोया जा रहा था। आगे बढ़कर उसने भी उन्हीं की तरह काम शुरू कर दिया। शाम तक काम का यही क्रम चलता रहा। घर लौटकर उसने अनुभव किया हाथ पैरों में विचित्र प्रकार की जलन हो रही थी।
घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा घिर गया था। हाथ मुँह धोकर उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर बच्चे को लेकर आंगन में झिलंगी चारपाई पर आ बैठा। सांझ अत्यधिक उदास हो गई थी। बच्चे ने कुछ देर तक उससे खेलने का प्रयत्न किया, लेकिन पिता की ओर से विशेष प्रोत्साहन न पाने पर वह कब माँ के पास चला गया इसका उसे ध्यान न रहा। जिनकी उसे प्रतीक्षा थी उनमें से कोई भी न आया था। केवल हरिराम ने आकर अब तक 2-3 बीड़ियाँ फूंक ली थी। हरिराम की ओर से ही 2-3 बार बातचीत शुरू करने का प्रयत्न किया जा चुका था, लेकिन उसके अटूट मौन के कारण हर बार वह प्रयत्न विफल सिद्ध हुआ था। इस बार फिर हरिराम ने ही बात छेड़ी। घनश्याम की तो बीवी बीमार हो गई, लेकिन मोहन, राधे, हनीफ वगैरह किसी को तो आना चाहिए था। शायद उनके बच्चे बीमार हो गए हों। झुंझलाकर उसने उत्तर दे दिया। हरिराम ने फिर बात दोहराई। इस बार स्वर में चाटुता की भरमार थी। हम तो तुम्हारे पीछे हैं भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। मैं तो ठीक टाइम पर आ गया था, देख लो। तुम ही ठीक टाइम पर न आओगे तो चीफ साहब को रिपोर्ट कौन देगा? हरिराम की ओर उपेक्षापूर्ण दृष्टि डालकर घृणा से उसने कहा और अपनी साइकिल उठाकर बाहर चल दिया। उसके विरुद्ध कब कौन सा षड्यंत्र रचा दिया जाए इसका उसे संदेह होने लगा था। छुट्टी होने पर उसने शीघ्रता से थैला कंधे पर डाला। दोपहर में उसने सब रोटियां खा ली थी, पर आज थैला अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ भारी था। विस्मय से उसने रोटी के डिब्बे को खोलकर देखा। एक कागज में कुछ पुर्जे लिपटे रखे थे। उसने अनुभव किया कि उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई है। आवेश में उसकी मुट्ठी भिज गई है, परंतु फिर संयत होकर उसने वह सामान पास ही अलमारी में डाल दिया। बाहर पंक्ति के पहले सिरे पर फोरमैन चिल्ला चिल्लाकर लोगों को अपने डिब्बे थैले खोलकर दिखाने का आदेश दे रहा था। उसकी बारी आ गई थी। फोरमैन ने स्वयं डिब्बा थैला हाथों में लेकर देखा। असंतोष के कारण उसका मुंह फीका पड़ गया। सर्चर को सबकी जेबें टटोलने का उसने आदेश दिया। उसकी जेबें भी स्वयं फोरमैन ने टटोली, परंतु फोरमैन के चेहरे पर भी निराशा छा गई। जाते जाते उसने फोरमैन की ओर देखा। फोरमैन ने आंखें भूमि की ओर झुका ली थी। गर्व से छाती उठाकर वह गेट की ओर चल दिया। यानी कि उसके खाने के डिब्बे में कुछ सामान रख दिया गया ताकि उसको रंगे हाथों पकड़ा जा सके और उसको इस तरह से फंसाया जा सके। लेकिन उसने वो सामान पहले ही अपने डिब्बे से हटा दिया था और जब उसकी चेकिंग होती है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता और गर्व से उसकी छाती चौड़ी हो जाती है और जो फोरमैन है वो बिल्कुल शर्मिंदा हो जाता है। प्रातःकाल अंतिम सायरन हो जाने पर गेट बंद हो जाना चाहिए, परंतु आधा घंटा उसके खोले जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता। सायरन सुनकर दूर से पैदल आने वाले दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। साइकिलों के पैडल दुगनी गति से चलने लगते हैं। लोग हांफते हांफते 2-3 मिनट के अंदर पहुंच पाते हैं। पकी उम्र के बड़े बूढ़े अंदर आकर घड़ी भर दम लेने के बाद ही हाजिरी पर जाते हैं। परंतु उस दिन वर्क्स मैनेजर ने साइन के बाद ही गेट बंद करवा दिया। वह गेट के 20-30 गज की दूरी पर ही था, परंतु वहां पहुंचने से पहले ही चौकीदार ने जाली खोल दी। अभी 20-25 आदमी और भी थे जो हांफते हुए चले आ रहे थे। निकट आकर सभी उदास हो गए। आधा घंटा देर में आने का दंड 6-8 आना से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से इस नए कर्मचारी को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इसने अपनी आवाज़ उठाई, विद्रोह किया, प्रतिकार किया, सच का साथ दिया और किस तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है। आगे देखते हैं कहानी में क्या नया मोड़ आता है। पिछली बार वेतन के दिन घर आने पर पत्नी ने उससे पूछा था, कितने हैं? 54-8 आने। अच्छा, मैंने पूरे 55 का हिसाब लगाया था। फिर तो बबुआ की टोपी इस महीने भी रह गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन कर्मचारियों को छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। और जो शोषित वर्ग है, पूंजीवादी वर्ग है, वो एक पल भर के लिए भी नहीं सोचता कि मैं जो शोषण कर रहा हूँ उसका परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति तक नहीं होता है, बल्कि उसके परिवार तक पहुँचता है और बहुत सारे लोगों तक पहुँचता है जो उसके ऊपर आश्रित होते हैं। हांफते हुए लोगों में से कितनों के बब्बुओं की टोपी इस बार भी रह जाएगी, उसने सोचा। परंतु तभी उसने जो कुछ सुना उसे सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे सारा दोष अकेले उसी का हो। वही झुकी कमर वाले बुजुर्ग हांफते हुए कह रहे थे, घोड़े के पीछे और अफसर के आगे कौन समझदार जाएगा? एक आदमी के कारण इतने लोगों का नुकसान हो गया। ऐसे लड़ने भिड़ने को ही जवानी बना रखी हो तो आदमी दंगल करे, अखाड़े में जाए। नौकरी में तो नौकर की तरह रहना चाहिए। तो यहाँ पर उस कर्मचारी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसकी वजह से इतने सारे कर्मचारियों को ये दंड सहना पड़ रहा है। वैसे सायरन की आवाज़ आती है और सायरन की आवाज़ आने के बाद भी आधे घंटे तक कर्मचारियों को जाने की अनुमति होती है, लेकिन यहाँ पर ये सब जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि जो शोषित वर्ग है
वो इस नए कर्मचारी की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी आगे से इस तरह का कार्य ना करे। और वो जानते हैं कि उनकी मजबूरी क्या है। अगर उनके परिवार को सही समय पर खाना नहीं मिलेगा, उनकी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो आदमी कब तक संघर्ष करेगा, कब तक विरोध करेगा। और यहाँ पर भी हम नए कर्मचारी के स्वभाव में अंतर देख सकते हैं। पहले जब उसने आवाज़ उठाई थी तब उसके तेवर अलग थे, और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अंदर से मानने पर मजबूर हो रहा है कि हाँ, गलती मेरी ही है, मुझे इस तरह से आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी। उसका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर कुछ बातें करे, पर न जाने क्यों वह ऐसा नहीं कर सका। दिन भर वह यंत्रवत काम करता रहा। थकान के कारण शरीर चूर चूर हो रहा था, परंतु बैठकर सुस्ता लेने को भी उसका मन नहीं हुआ। कैंटीन में जाकर उसने चाय ली और अनुभव किया कि चाय फीकी है। पहले किसी दिन ऐसी बात होती तो वह कैंटीन मैनेजर से शिकायत करता, परंतु आज आधी चाय छोड़कर चला आया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब वो विरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको अच्छे से पता है विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से बाकी कर्मचारियों ने इस स्थिति को, इस शोषण को स्वीकार कर लिया है, वैसे ही कहीं ना कहीं उसका मन भी सोच रहा है। ग्रीज और तेल लगा हुआ सामान उठाने के कारण हाथ गंदगी से भर गए थे। सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने कान बंद किया। ऐसा लगता था कि सायरन यदि किसी कारण से न बजता तो वह उसी प्रकार यंत्रवत काम करता रहता। जल्दी जल्दी में उसने दोनों हाथ केरोसिन तेल में धो डाले। साबुन का डिब्बा टटोल कर देखा तो वह खाली था। भूमि पर से थोड़ी मिट्टी उठाकर वह नल की ओर चल दिया। पिछले 3-4 महीनों की नौकरी में आज वह पहली बार मिट्टी से हाथ धो रहा था। भुरभुरी मिट्टी को पानी के साथ लगाकर हाथों में मला और फिर दोनों हाथ नल के नीचे लगा दिए। पानी के साथ मिट्टी की पतली परत भी बह चली। दूसरी मिट्टी लगाने से पहले उसने हाथों को सूंघा और अनुभव किया कि हाथों की गंध मिट चुकी है, और ये पंक्ति बहुत ही गहरी पंक्ति है, बहुत प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। हाथों की गंध का मिट जाना, कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को मार देना, अपनी आवाज़ को दबा लेना, शोषण को स्वीकार कर लेना। और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है जो किसी भी मानव के मन की आशा को, उसके सपनों को कुचल कर रख देती है। तो यहाँ पर वो कर्मचारी जब पहले दिन आया था तो किस तरह से बार बार अपने हाथों को सूंघ रहा था और उसको बदबू आ रही थी और ये गलत लग रहा था। लेकिन आज उसने देखा कि पहली बार हाथ धोने के बाद, हालांकि उसने साबुन का प्रयोग भी नहीं किया, मिट्टी से अपने हाथों को मला और एक बार हाथ धोने के बाद उसने सूंघा तो कहीं ना कहीं उसके हाथों से गंध मिट चुकी थी। सहसा एक विचित्र आतंक से उसका समूचा शरीर सिहर उठा। उसे लगा जैसे आज वह भी घासी की तरह इस बदबू का आदी हो गया है। उसने चाहा कि वह एक बार फिर हाथों को सूंघ ले, लेकिन उसका साहस न हुआ। परंतु फिर बड़ी मुश्किल से वह दोनों हाथों को नाक तक ले गया और इस बार उसके हर्ष की सीमा न रही। पहली बार उसे भ्रम हुआ था। हाथों में केरोसिन तेल की बदबू अब भी आ रही थी। और इसी मार्मिक पंक्ति के साथ इस कहानी की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। यहाँ पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं उसका मन निराशा से भर चुका है। जिस तरह से उसके ऊपर बिना किसी गलती के अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके मनोबल को तोड़ा जा रहा है, तो एक पल के लिए उसकी उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई है। लेकिन फिर हिम्मत करके वो अपने हाथों को दोबारा सूंघता है और बहुत खुशी के साथ वही सोचता है कि नहीं, अभी भी बदबू आ रही है, यानी कि मेरे अंदर अभी भी थोड़ी आशा, थोड़ी उम्मीद, थोड़ा संघर्ष करने का जज्बा, थोड़ा सा विरोध करने का हौसला बाकी है। और ये हौसला हर किसी में बाकी होना आवश्यक है। यहाँ पर कितने सारे मजदूर हैं। अब मजदूरों की कोई गलती नहीं है। मजदूरों की जो आवश्यकताएं हैं बहुत कम है। उनके इतने बड़े सपने नहीं हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते। सुबह से शाम तक मशीनों की तरह काम करते हैं। उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता और अपने परिवार के लिए वो कुछ साधन जुटाने की कोशिश में लगे रहते हैं और जीवन भर उनको लगता है यही उनका उद्देश्य है, यही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन वो अपनी एकता की ताकत को नहीं पहचानते हैं। इतने सारे मजदूर अगर इकट्ठे हो जाते हैं, एक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में विरोध करते हैं, जो बड़े से बड़े शोषक वर्ग की जड़ें हिलाकर ही नहीं रख सकता बल्कि उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। और अपने इतिहास में हम ऐसे अनेक उदाहरण देख सकते हैं। जब जब मजदूर वर्ग इकट्ठा हो जाता है तो कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, उसको अपने सामने झुका देता है। आपकी इस कहानी के विषय में क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने अंदर एक आवाज़ उठाने की ताकत को
कभी भी नहीं दबने देना चाहिए। एक बदबू का एहसास, विरोध करने का एहसास हम सभी के मन में हमेशा बने रहना चाहिए और वही हमारे जीवन की सच्ची सार्थकता को दिखाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।